हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू इंडोलॉगस। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जाम, जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है एंड 67 बीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है। एंड इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जैसे कि मैंने बताया एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो विल डिस्कस अप टू 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन कम से कम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी देखेंगे एंड और बहुत सारी चीज़ें आपकी इससे क्लियर हो जाएंगी। ओके, इसके अंदर मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, लाइक जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों से क्वेश्चंस रहेंगे। एंड आप ना इस वीडियो को एज अपना रिवीजन वीडियो भी कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज जो भी आपने अभी तक प्रिपरेशन की है ना, उसमें आपकी प्रिपरेशन को ना ये वीडियो और बूस्ट कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी अकर। तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, बेरी बेरी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, या फिर स्कर्वी। तो आंसर बताइए आप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, करेक्ट। सो स्कर्वी होता है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है? स्कर्वी। तो अभी हम लोग सारे विटामिन के साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, उसकी डिफिशियंसी से क्या होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है, देन फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। सो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। देखो जनरली ना क्वेश्चन कभी कभी इस पर भी बन जाता है कि फैट सोल्यूबल कौन सा एंड वाटर सोल्यूबल कौन सा, सिर्फ आपको एलिमिनेट करना रहता है, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं 4, दैट इज विटामिन के, विटामिन ए, ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो ये सारे क्या है? ये सारे फैट सोल्यूबल है। कौन कौन से? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो याद रखिएगा ये सारे हैं फैट सोल्यूबल। तो अभी मैं आपको सिर्फ साइंटिफिक नेम एंड इसकी डिफिशियंसी बताऊंगी। इसके सोर्सेज को आप खुद वीडियो को पॉज करके चेक कर लेना। ओके, सो विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन के का साइंटिफिक नेम है फिलोक्विनन। क्या है? फिलोक्विनन। इसे हम लोग फिलोक्विनन बोलते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हो फातोमिनाड्यून, ठीक है। क्या बोल सकते हो? फातोमिनाड्यून। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होगा। मीन्स क्या हुआ कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन के लाइक सफिशिएंट अमाउंट में है तो क्या होगा? आपका जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा। लाइक अगर कोई भी इंजरी हो तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा इजिली, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी। बट अगर इसकी कमी है हमारे बॉडी में, तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? जो ब्लड होगा वो क्लॉट नहीं हो पाएगा। एंड एक और चीज़ होता है, दैट इज हेमोरेज। तो विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या होता है? हेमोरेज भी होता है। एंड विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल, एंड इसकी डिफिशियंसी से होता है हार्ट प्रॉब्लम, या फिर आप बोल सकते हो हिमोलिसिस या फिर स्टर्लिटी। हिमोलिसिस क्या होता है? देखो, जब डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल्स जब हमारा डिस्ट्रक्ट हो जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग हिमोलिसिस। एंड स्टर्लिटी होता है बांझपन, दैट इज लेस फर्टिलिटी हो जाती है, ठीक है। मतलब फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। देन हमारा है विटामिन डी, जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। एंड इसकी डिफिशियंसी से होता है रिकेट्स, या फिर ऑस्टिमेलेशिया भी बोल सकते हो आप। एंड विटामिन ए हो गया हमारा। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। एंड इसकी डिफिशियंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। एंड फिर एक और क्या होता है? ज़ीरोप्थेल्मिया। याद रखिएगा ये दोनों होते हैं इसकी डिफिशियंसी। किसकी? विटामिन ए की डिफिशियंसी से। सो अभी हम लोग देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से। देखो वाटर सॉल्युबल में जो है हमारे दो आते हैं, दैट इज विटामिन सी एंड विटामिन बी। विटामिन बी में भी बहुत सारे हैं, तो हम लोग सबको एक एक करके देख लेते हैं। सो विटामिन सी जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है स्कॉर्बिक एसिड। एंड इसकी डिफिशियंसी से होता है स्कर्वी, जो कि हम लोग ने देखा। एंड जो इससे क्या होता है, जो हमारा गम्स होता है उसमें भी स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग भी हो जाती है, ठीक है, इसकी कमी से, इसकी डिफिशियंसी से। नेक्स्ट हमारा विटामिन बी1। विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थायमीन। एंड इसकी डिफिशियंसी से होता है बेरी बेरी। ओके, देन हमारा विटामिन बी2, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। एंड इसकी डिफिशियंसी से होता है क्रैकिंग ऑफ स्किन, जो स्किन्स होते हैं उस पर क्रैक डेवलप हो जाते हैं। एंड जो हमारा लिप्स है ना, उसके भी कॉर्नर पे क्रैक डेवलप हो जाते हैं, तो याद रखिएगा। देन नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी3, जिसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। एंड इसकी डिफिशियंसी से होता है पेलेग्रा। वाइटनिंग ऑफ हेयर, यानी कि जो हमारे हेयर होते हैं वो वाइट हो जाते हैं। एंड एक लाइक मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश का एक वो बताती हूँ, जैसे कि हम लोग जो हमारा हेयर है ना, हम लोग इसे कभी भी हेयर में एस नहीं लगाते हैं। ओके, इसे हम लोग हमेशा जो है हेयर जो होता है वो आर ही रहता है, कभी भी हम लोग इसे हेयर इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ओके, सो याद रखिएगा हमेशा ये हेयर ही रहता है, चाहे बहुत सारे हो या फिर एक हो। तो आप अगर आपको एक बात आप बोल सकते हो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ऐसे आप बोल सकते हो अगर एक स्ट्रैंड है हेयर का तो। सो ओके, सो अभी हम लोग अपने इस पे आते हैं, विटामिन पे आते हैं। तो विटामिन बी3 जो है इसकी डिफिशियंसी कहते हैं पेलेग्रा, वाइटनिंग ऑफ हेयर होता है। एंड एक और क्या होता है? डर्मेटाइटिस भी होता है। सो नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी5। विटामिन बी5 क्या है? इसका साइंटिफिक नेम पेंटोथेनिक एसिड। एंड इसकी डिफिशियंसी से होता है पेरिस्थेसिया, ठीक है ना। क्या होता है इसकी डिफिशियंसी से? पेरिस्थेसिया। एंड पेरिस्थेसिया क्या होता है? ये एक एबनॉर्मल सेंसेशन ऑफ स्किन होता है, ठीक है। हमारे स्किन पे जो होता है एक एबनॉर्मल सेंसेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा? स्किन डिसऑर्डर तो होगा ही ऑफकोर्स, क्योंकि हमारे स्किन पे एबनॉर्मल सेंसेशन हो रही है। सो नेक्स्ट हमारा विटामिन बी6 का साइंटिफिक नेम है पैराडॉक्सिन। एंड इसकी डिफिशियंसी से होता है अनीमिया या फिर डिप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी7, इसका साइंटिफिक नेम है बायोटीन। एंड इसकी डिफिशियंसी से होता है डर्मेटाइटिस एंड बॉडी पेन।
नेक्स्ट है हमारा विटामिन B9, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फॉलिक एसिड, एंड इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, देखो ये वो कंडीशन होता है जब हमारा जो बोन मैरो होता है ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज एंड एबनॉर्मल इमेच्योर आरबीसीज को प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। एंड विटामिन B9 से क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, एक और क्या होता है, डायरिया भी होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12, इसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामीन, एंड इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, परनेशियस या फिर आप बोल सकते हो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये होता है परनेशियस, क्या होता है, देखो ये ना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। एंड किस तरीके से हार्मफुल होगा, बिकॉज जो परनेशियस होता है ना ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है एंड हम लोग जो ईजिली हम लोग नोटिस नहीं कर सकते हैं। एंड एज वी नो, जिस चीज़ को हम लोग ईजिली नोटिस नहीं हो सकते वो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचाता है ना, क्योंकि हम लोग उसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो विटामिन B12 याद रखिए कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइनोकोबालामीन। आप कुछ याद रखो या ना रखो, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम तो आपको याद रखना ही है। एंड जो कुछ डिजीजेज हैं लाइक कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि एनीमिया किससे हो गया, स्कर्वी किससे होता है, बेरी किससे होता है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। सो मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आपको बताना है कि जो मेंशंस हैं, लाइक जो हमारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, फिर विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। ओके, सो हमारा आई होप आपको ऑप्शन ना दिखाओ। सो सब चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, हम लोग ग्रुप किसको बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं हम लोग जो हमारी जो वर्टिकल लाइंस होती है इसे, या फिर आप इसे कॉलम भी बोल सकते हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप। दे आर टोटल कितने हैं ये लोग, दे आर 18 नंबर्स, ये कितने हैं टोटल, 18 हैं, ठीक है, 18 ग्रुप होते हैं। एंड उसके बाद हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं जिसे आप रो भी बोलते हो, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। यहाँ भी लिखा भी हुआ है, ओके, यहाँ आप देख सकते हो पीरियड लिखा हुआ है एंड यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ है। एंड अभी ना मैं आपको एक एक करके जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं ना उन सबके नाम बता देती हूँ, बिकॉज ग्रुपिंग पे ही क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन 2 देखा वो ग्रुपिंग पे ही है ना। तो ग्रुप 1 जो है ये पूरा जो ग्रुप 1 है इसको हम लोग बोलते हैं अल्काली मेटल, क्या बोलते हैं, अल्काली मेटल। देन ये जो ग्रुप 2 है एंड इसमें कौन कौन से मेटल्स है ये भी याद रखिएगा, ठीक है, लाइक इसमें कौन से एलिमेंट है मेटल, ओके, तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन से हैं। तो ग्रुप 2 जो है ये क्या है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 को बोलते हैं हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल। एंड इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट लाइक कौन कौन से मेटल्स है वो मैं बता देती हूँ आपको, बिकॉज इस पर क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा बिकॉज हम लोग को अभी क्वेश्चन जाकर के सॉल्व करना है। तो कौन कौन सा है हमारा, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके, तो ये सारे हमारे याद रखिएगा ग्रुप 2 में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। देन हमारा हो गया ग्रुप 15। ग्रुप 15 को हम लोग बोलते हैं प्निकोजेन, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्निकोजेंस बोलते हैं। ये सारा जो भी मैं बता रही हूँ ना ये लिखा हुआ है, आप देख लेना, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एंड ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं, ग्रुप 16 को बोलते हैं चैल्कोजेन। एंड ग्रुप 17 को बोलते हैं हम लोग हेलोजन। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। फिर हो गया हमारा ये लास्ट ग्रुप, दैट इज ग्रुप 18, इसको हम लोग बोलते हैं, आप इसे बोल सकते हो नोबल गैस भी बोल सकते हो, बिकॉज इसके अंदर नोबल गैस रहते हैं। एंड या फिर आप इसे जीरो ग्रुप भी बोल सकते हो। ओके, सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं था। तो अगर आपने सारे लाइक मेटल्स को अच्छे से देखा होगा तो आपको याद होगा, जैसे कि मैग्नीशियम था, देन बेरियम था एंड बेरिलियम था, लेकिन पोटेशियम नहीं था। पोटेशियम क्या है, पोटेशियम जो आता है ये अल्काली मेटल में आता है, यानी कि क्या हो गया हमारा जो ग्रुप 1 है उसके अंदर आता है। ओके, सो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो भी मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, लाइक कौन से ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक बार आप देख लेना, बिकॉज कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गेट रिड ऑफ इंक एंड रस्ट फ्रॉम द क्लोथ। ठीक है, लाइक जैसे कि अगर आपको किसी कपड़े से या क्लोथ से अगर आपको जो धब्बे हैं, ओके, या फिर जंक जो इंक का स्पॉट लग गया या फिर रस्ट लग गया, तो उसे आपको छुड़ाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग यूज़ करेंगे। एंड ऑक्जेलिक एसिड जो क्या है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है, जिसका फॉर्मूला है C2H2O4 होगा। ओके, ऐसे लिखा होगा। एंड ये फाउंड ये कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है टमेटो के अंदर एंड फिर स्पिनिच के अंदर, यानी कि जो पालक होता है। ओके, तो याद रखिएगा कहाँ पे मिलता है, बिकॉज क्वेश्चन पूछ लेता है लाइक ऑक्जेलिक एसिड का। टोमेटो तो बहुत बार पूछा गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ सुसाइड बैग कॉल्ड। तो या फिर सुसाइडल बैग हम लोग किसे बोलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, राइट। तो लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग एंड माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखिएगा पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। एंड जो गोल्जी बॉडीज है, ये क्या काम करते हैं, इसका फंक्शन होता है स्टोरेज का, ये स्टोरेज का काम करते हैं, मॉडिफिकेशन का काम करते हैं एंड पैकेजिंग का काम करते हैं। ओके, प्रोडक्ट्स को। तो याद रखिएगा क्या क्या फंक्शन है, मैंने आपको इन सब के बारे में क्या क्या बताया। सो
वही लिखा है कि जो लाइसोसोम है ये क्या है, ये एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का, एंड ये डाइजेस्ट करता है एंजाइम को, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो यहाँ पूछा गया है जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है वो कौन सा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को फॉलो किए तो आपको ये बहुत याद हो गया होगा, लाइक मैंने इसे डिस्कस किया, लाइक 2-3 वीडियो तो मैंने बता ही दिया। सो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, ऑप्शन सी, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, एंड इसे हम लोग बोलते हैं पीपीएलओबी यानी कि प्लूरोपनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। एंड लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग, एंड लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज मत होना, लॉन्गेस्ट होता है नर्व सेल। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कि अगर कोई आपसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी में हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एग सेल। लार्जेस्ट पूछे, अगर लार्जेस्ट पूछे तो होगा एग सेल, जो कि किसमें होता है, फीमेल के अंदर होता है। दैट इज एग को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं ना, ओवम भी बोलते हैं। एंड अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा, अगर स्मॉलेस्ट सेल पूछे ह्यूमन बॉडी में तो वो हो जाएगा स्पर्म सेल, जो कि इसके अंदर होता है मेल के अंदर। सो ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ द वॉशिंग मशीन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। सो जो वॉशिंग मशीन का जो फंक्शन है वो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सो सेंट्रीफ्यूगेशन के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है ऑप्शन की एप्लीकेशन की जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ये यूज़ होता है किसके अंदर, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज के अंदर यूज़ होता है। किस चीज़ के लिए, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए, ठीक है। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में याद रखिएगा कि किस लिए होता है, ये ना मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, तो बिकॉज एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन जनरली एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो याद रखिएगा क्या है, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में क्या होता है, यूज़ करते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन को। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज, ये एक और किसमें होता है, जो डेयरीज होते हैं या फिर घर में भी, ठीक है, सेपरेट करने के से बटर से अगर हम लोग को क्या निकालना है, बटर निकालना है किससे, क्रीम से। अगर हम लोग को क्रीम में से बटर निकालना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का ही यूज़ करते हैं टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। बटर को क्रीम से सेपरेट करने के लिए। एंड ये हम लोगों ने वॉशिंग मशीन में तो देख ही लिया कि अगर वॉशिंग मशीन में अगर हम लोग को वाटर से जो वेट क्लोथ्स होते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, उसमें से अगर हम लोग वाटर को स्क्वीज़ करना है तो वॉशिंग मशीन में क्या यूज़ करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड लगता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट इज ओर ऑफ। सो डोलोमाइट जो किसका हो रहा है, इससे हम लोग कौन से मेटल को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, कौन से मेटल को हम लोग निकालते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का और क्या है, डोलोमाइट। और भी जो इम्पोर्टेंट जो भी ओर है उसके मेटल से कौन से मेटल को हम लोग कौन से ओर से निकालते हैं, तो वो देख लेते हैं हम लोग, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो मर्करी का जो ओर हो जाएगा वो हो जाएगा सिनाबर, सोडियम का हो जाएगा बोरेक्स, एल्यूमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। देन फ्लेट्सवेयर, एल्यूमिनियम का क्या है, फ्लेट्सवेयर भी है, एंड क्रायोलाइट भी है। देन कैल्शियम का हो जाएगा जिप्सम, एंड जिंक का हो जाएगा कैलमाइन, ठीक है। देन लेड का हो जाएगा गैलेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आयरन का क्या है, आयरन का है हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। तो टाइट से याद रख लेना कि टाइट वाले क्या है, आयरन के। फिर उसके बाद है यूरेनियम। यूरेनियम का जो ओर है वो है पिच ब्लेंड। ये भी इंपॉर्टेंट है यूरेनियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द फॉलोइंग ऑर्गन। तो मैं आपको, ये क्वेश्चन तो ईजी है आई नो, बिकॉज पर मैं आपको इस क्वेश्चन के जरिए पूरा डाइजेशन का मेथड आपको बताने वाली कि कैसे जो फूड डाइजेस्ट होता है। एंड जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को। सो जो डाइजेशन होता है फूड का वो कहाँ स्टार्ट होता है, हमारे ऑर्गन्स में, ठीक है। तो कौन से ऑर्गन्स जो है मेंशन जो ऑर्गन्स हैं वहाँ उनमें से किस में स्टार्ट होता है सबसे पहले। सो जो डाइजेशन जो होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज माउथ। सो मैं आपको पूरा ये डाइजेशन का जो सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पूरा डाइजेशन बता देती हूँ कि कैसे कैसे होता है। देखो, तो सबसे पहले जो हमारा फूड रहता है हम लोग कैसे डालते हैं, अपने माउथ से डालते हैं। देन फूड जो रहता है ये क्या रहता है, हमारे जो माउथ में ना एक लिक्विड रहता है, दैट इज सलाइवा। सलाइवा जो है ये सिक्रीट कहाँ से होता है, जो हमारा सिलिवरी ग्लैंड होता है वो सलाइवा को सिक्रीट करता है, सिलिवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा। एंड सलाइवा के अंदर एक अमाइलेज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिलिवरी अमाइलेज। ये क्या काम करता है, ये जो अमाइलेज रहता है ये क्या करता है, जो फूड रहता है उसे सिंपल बना देता है। एंड फिर बाद में ये जो फूड रहते हैं वो हमारा ईसोफेगस के थ्रू, यानी कि जो हमारा फूड पाइप है उसके थ्रू हमारे स्टमक में चला जाता है। ये रहा हमारा स्टमक, हमारे स्टमक में चला जाता है यहाँ से। एंड स्टमक में याद रखिएगा कि इसमें कभी भी, स्टमक में हमारा कभी भी कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वो नहीं होता है। स्टमक में कभी भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। एंड देखो हमारा जो स्टमक है इसके अंदर HCl रहता है, देन पेप्सिन रहता है, क्या रहता है, HCl, पेप्सिन। एंड उसके बाद म्यूकस भी रहता है हमारे स्टमक के अंदर।
तो HCl क्या करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो होता है ये हेल्प करता है पेप्सिन को हेल्प करता है किस चीज़ में, डाइजेशन में, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड उसके बाद जो हमारा म्यूकस है ये प्रोटेक्ट करता है किसको, हमारा जो स्टमक का जो लाइनिंग होता है, इनर लाइनिंग, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है म्यूकस। एंड उसके बाद जो है ये हमारा जो फूड स्टमक में आ गया था। स्टमक के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एसिडिटी के बारे में बताना चाहूँगी। देखो जब हम लोग किसी भी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ओके, जनरली तो बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं उसकी वजह से हमें क्या होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है ना। तो एसिडिटी क्यों होता है, बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारा खाना खा लिया है, जिसके वजह से क्या होता है, जो हमारे पेट के अंदर जो हमारा HCl है, ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि HCl रहता है, तो HCl जो होता है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारा HCl सिक्रीट करने लगता है हमारा स्टमक, ठीक है, तो जिसके वजह से हमें बहुत एसिडिटी हो जाती है, तो इसके वजह से होती है, ठीक है, बिकॉज वो खाना ज़्यादा है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए HCl भी बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगेगा, तो जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। इसलिए हम लोग एंटासिड लेते हैं। एंटासिड में हम लोग क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ये भी एंटासिड है, याद रखिएगा। फिर हम लोग स्टमक से जो है ये खाना कहाँ चला जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है। सो कंप्लीट डाइजेशन अगर पूछे आपसे कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड स्टमक में नहीं होता है, याद रखिएगा। एंड डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, हमारे माउथ से हो जाता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है यहाँ पे ना एक स्पिंस्टर मसल रहता है जो कि रेगुलेट करता है कि कितना खाना इसके अंदर आना है एंड कितना नहीं आना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या रहता है, बाइल जूस, लाइक देखो लिवर से, लिवर में क्या करता है, बाइल जूस बनता है जो कि स्टोर कहाँ पे होता है, हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। तो लिवर जो है बाइल सिक्रीट करता है, वो कहाँ आता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि क्या करता है, जो बाइल रहता है जो कि लिवर के द्वारा आता है, तो ये बाइल जो है जो जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसे ब्रेक करने का काम करता है। एंड एक और क्या होता है हमारे लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, पेनक्रियाटिक जूस भी रहते हैं जो कि पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। एंड इसमें क्या रहता है, देखो इसमें पेनक्रियाज के पास ना, इसके पास क्या एक ट्रिप्सिन रहता है, पेनक्रियाज के पास क्या रहता है, जो पेनक्रियाज था इसके पास रहता है ट्रिप्सिन, ओके। एंड एक और क्या रहता है, लाइपेज भी रहता है। जो ट्रिप्सिन जो है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में प्रोटीन को। ट्रिप्सिन किसको हेल्प करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड जो हमारा लाइपेज था ये हेल्प करता है किसको, जो हमारा फैट रहता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो ये था कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब चीज़ें डाइजेस्ट होती थी उसके बाद जो कुछ जो वेस्ट चीज़ें भी तो बचती हैं ना, तो जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग चीज़ें होती हैं वो चली जाती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ चली जाती है। एंड उसके बाद फिर NS के थ्रू जो है ये एक्सक्रीट हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है, इसका एक्सक्रीशन हो जाता है। सो ये पूरा प्रोसेस था, मैं आपको इन शॉर्ट अभी जल्दी से बता दूँ। जैसे माउथ में जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे रहता है सलाइवा जिसके अंदर सेलेवरी एमाइलेज रहती है, ये क्या करते हैं चीज़ों को स्मॉल बना देती है, सिंपलर फॉर्म में कर देती है, फूड को सिंपल बना देती है। उसके बाद ये इसोफेगस के थ्रू जो है हमारे स्टमक में चले जाता है। स्टमक के बारे में याद रखिएगा, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस के बारे में। उसके बाद ये चल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके अंदर मैंने बताया क्या रहता है, जो क्या बोलते हैं लिवर से आता है बाइल, जो कि हेल्प करता है किस चीज़ में, जो फैट ग्लोब्यूल्स है उसको ब्रेक करने के अंदर के लिए। उसके बाद जो है पेनक्रियाज से रहते हैं ट्रिप्सिन, एंड फिर पेनक्रियाज में क्या कहते हैं ट्रिप्सिन, एंड फिर लाइपेज रहते हैं। ट्रिप्सिन जो है ये हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, एंड लाइपेज जो है ये हेल्प करता है किसके अंदर, फैट को, यस करेक्ट। एंड उसके बाद जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो भी रिमेनिंग रहते हैं फूड, उसके बाद फिर जो है जो ऑलमोस्ट वेस्ट फूड ही रहते हैं, और उसके बाद फिर ये NS के थ्रू जो है एक्सक्रीशन हो जाता है इसका। सो ये पूरा प्रोसेस था। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डायबिटीज़ जो होता है, डायबिटीज़ जो डिजीज़ है कैन बी रिड्यूस विथ विच इंजेक्शन। जो डायबिटीज़ डिजीज़ है हम लोग इसे कौन से इंजेक्शन से जो है इसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज इंसुलिन, ओके, इंसुलिन से कर सकते हैं। एंड देखो यहाँ ऑप्शन क्या है हमारा, ए को देखते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है ये एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज थायरॉक्सिन। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये क्या है, ये एक एंटीबायोटिक है। एंड बहुत सारी जो नंबर ऑफ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हो गया TB यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है, ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा एंड उसके बाद आंसर करना आप लोग। सो जो SI यूनिट है टेम्परेचर का क्या है, केल्विन और सेल्सियस में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो SI यूनिट टेम्परेचर का क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज केल्विन, केल्विन है, ओके। तो और भी जो इंपॉर्टेंट SI यूनिट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं, दैट इज एनर्जी, वर्क एंड हीट का भी याद रखिएगा। हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी, वर्क एंड हीट इन सबका SI यूनिट क्या है, जूल।
उसके बाद पावर का क्या है ऐसा यूनिट, वॉट। इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इस ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। खैर इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है इसका क्या है, कैंडेला। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का क्या है, हर्ट्ज। फोर्स का है न्यूटन। एंड फिर प्रेशर का क्या है, पास्कल। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, ऐसा यूनिट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेट ऑफ अ बॉडी इज 600 ऑन अर्थ, इट्स वेट ऑन द मून विल बी। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। देखो ये पूछा गया है कि अगर लाइक कोई एक लड़का है, ठीक है, कोई एक बॉय है जिसका वेट जो है अर्थ पे 600 न्यूटन है, तो उसका वेट जो है मून पे क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो देखो जो मास रहता है ना, मास जो रहता है वो हमेशा 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 जो है सेम रहता है, याद रखिएगा। हमेशा मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे आप अर्थ पे हो, मून पे हो, या फिर आउटर स्पेस में चले जाओ, तो मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि सेम रहता है। लेकिन जो वेट रहता है, वेट जो रहता है ये वेरी करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। लाइक अगर आप अर्थ पे हो तो किसी भी लाइक अगर ये जो लड़का है अगर ये अर्थ पे है तो इसका वेट कुछ और होगा, लेकिन अगर ये मून पे चला जाएगा तो इसका वेट कुछ और हो जाएगा। तो वेट जो वेरी करता है, लेकिन मास जो है रहता है वो सेम रहता है, याद रखिएगा। ओके। एंड अगर हम लोग देखें तो जो वेट रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर, ठीक है, मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट रहता है वो 1/6 रहता है किसके, जो वेट रहता है अर्थ पे। यानी कि अगर कोई चीज़ अर्थ पे, मान लो किसी चीज़ का लाइक कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका वेट क्या है अर्थ पे 60 kg, तो अगर वो उसका वेट अगर हम लोग मून पे चेक करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा, ठीक है, 1/6 रहता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 600 न्यूटन है अर्थ पे। 600 न्यूटन जैसे कि मैंने बताया क्या था, 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है, राइट। तो 600 न्यूटन है अर्थ पे। अर्थ पे कितना हो जाएगा हमारा, 600 बाई 1/6 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 6, तो इससे आप डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1/6 रहता है, याद रखिएगा, बिकॉज क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। सो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है कि कांस्टेंट रहता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरडीएक्स क्या है। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि क्या है, ये काफ़ी भारी सा नाम है। तो ये एक एक्सप्लोजिव है, ठीक है। तो आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आरडीएक्स का फुल फॉर्म है रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आइसोबार। तो यहाँ पे मैं आपको दो कॉन्सेप्ट को समझाने वाला, एक आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आइसोबार क्या होता है, देखो आइसोबार हम लोग किसको बोलते हैं, जब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जब अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम रहते हैं वो जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहता है। इससे भी पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये मान लो ये हमारा एलिमेंट है, ये एलिमेंट हो गया, तो जो ऊपर में रहता है ना, जैसे कि ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मास हो जाएगा, मास नंबर, ओके, या फिर आप बोल सकते हो एटॉमिक मास। ऊपर में रहता है हमारा मास नंबर एंड नीचे में रहता है हमारा क्या, एटॉमिक नंबर। नीचे में एटॉमिक नंबर रहता है। अगर आप कंफ्यूज होते हो कि मास नंबर ऊपर रहता है या नीचे रहता है, तो आप याद रख सकते हो जैसे कि एम के बाद ही एन आता है, MNOP, तो एम के बाद एन आता है, तो एम क्या रहेगा हमारा ऊपर रहेगा, एन कहाँ रहेगा, नीचे। तो एटॉमिक लाइक ये अगर एलिमेंट हो तो एटॉमिक मास कहाँ रहेगा हमारा, ऊपर रहता है, एंड एटॉमिक नंबर कहाँ रहता है हमारा, नीचे रहता है, ओके। सो चलिए अभी देखते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने बताया कि आइसोबार के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जिसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहता है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर मतलब कि क्या हो गया, ये एलिमेंट है तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर मतलब जो इसका जो नीचे रहेगा वो क्या रहेगा, वो डिफरेंट रहता है, लेकिन जो इसका एटॉमिक मास रहता है, यानी कि जो ऊपर वाला रहता है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि ये मान लो क्या हो गया हमारा, ये आर्गन हो गया, फिर हमारा हो गया ये पोटेशियम, एंड उसके बाद हम लोग कैल्शियम। ये 3 एग्जाम्पल देखते हैं। तो आर्गन का जो रहता है, ये इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 18, एंड इसका एटॉमिक मास कितना रहता है, 40। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 19, एंड इसका एटॉमिक मास रहता है 40। वेयर एज जो कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 20, एंड इसका एटॉमिक मास रहता है 40। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से भी क्लियर होगा कि क्या है, इन सब के क्या है, आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर सबका डिफरेंट है, 18, 19, 20, लेकिन इन सबका एटॉमिक मास क्या है, सबका सेम है, 40, 40, 40। तो आइसोबार का अगर आप एक एग्जाम्पल याद रख लोगे ना, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे आइसोबार एंड आइसोटोप्स में। तो आइसोबार क्या हो गया, जिसका एटॉमिक मास सेम रहता है बट एटॉमिक नंबर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। सो अभी हम लोग देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आंसर करना। इसका सही आंसर होगा वैसे ए। देखो यूनिफॉर्म एटॉमिक मास, यूनिफॉर्म एटॉमिक मास मैंने बताया था सेम एटॉमिक मास रहता है, एंड अनइक्वल एटॉमिक नंबर यानी कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड यहीं पे मैं आपको आइसोटोप्स के बारे में बता देती हूँ। देखो आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, ये क्या होते हैं,
देखो ये एटम्स होते हैं ऑफ सेम एलिमेंट, आइसोबार क्या आते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट आते हैं, लेकिन ये क्या है ये एटम्स है सेम एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के एटम्स है। ओके, जिसका ये क्या रहता है इसमें सेम एटॉमिक नंबर रहता है, इनके एटॉमिक नंबर, यानी कि क्या होगा जो नीचे वाला क्या रहता है वो हमेशा सब में सेम रहता है, एंड जो एटॉमिक मास रहता है यानी कि जो ऊपर वाला रहेगा वो क्या रहेगा वो हमेशा डिफरेंट रहेगा। आइसोटोप्स में एकदम ऑपोजिट है, आइसोबार का एकदम ऑपोजिट है, अगर आप एक समझ लोगे ना तो दूसरा आप कर ही लोगे। सो आइसोटोप में अगर हम लोग एग्जांपल देखें जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है कौन कौन से, प्रोटियम, फिर हमारा ड्यूटेरियम एंड फिर ट्राइटियम। ठीक है, तो मैं आपको बता दें जैसे प्रोटियम क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, इसका भी 1 है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास रहता है वो डिफरेंट रहता है, इसका 1 रहेगा, इसका 2 रहेगा एंड इसका 3। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा है प्रोटियम, ये है हमारा ड्यूटेरियम एंड ये है हमारा ट्राइटियम। ठीक है, ड्यूटेरियम को यानी कि जो ड्यूटेरियम है इसे हम लोग क्या बोलते हैं DTO भी बोलते हैं, DTO भी बोलते हैं। DTO क्या है, ये एक हैवी वाटर है। सो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ों पे ही हम लोग जनरली मिस आउट कर जाते हैं, जिस पे क्वेश्चन बन जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या ये एक अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, हाइड्रोजन आयन है, या फिर क्या है पोस्ट्रॉन है, ठीक है पोजिस्ट्रॉन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। सो ऑप्शन बी सही है, ये एक बीटा पार्टिकल है एंड इलेक्ट्रॉन जो है ये डिस्कवर किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। ये एक नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स है किसी ऑफ एन एटम, ठीक है, एक एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखो टोटल जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये सारे के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, याद रखिएगा। सो इलेक्ट्रॉन जो है इसका मास हम लोग कंसीडर करते हैं नेग्लिजिबल यानी कि ऑलमोस्ट ना के बराबर, एंड इसका चार्ज क्या रहता है -1। ये कहाँ पे मिलता है, आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें से याद रखिएगा कि डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा, बिकॉज डिस्कवरर पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड। तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा वैसे ऑप्शन ए, दैट इज हम लोग बोलते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगी, जैसे कि देखो आउटर मोस्ट शेल क्या होगा, जैसे कि ये हो गया हमारा क्या हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, उसके बाद हो गया इसके साइड में ही हमारे सेल्स हो गए, है ना, ये हो गया हमारा के शेल हो गया, ये हो गया हमारा एल, फिर ये एम और फिर ये एन, ठीक है, KLM N, लास्ट वाला हो गया हमारा एन शेल। तो ये सारी क्या हो गया शेल। तो अगर आपको ना पता करना है कि देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आपको पता करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल, तो अगर आपको पता करना है कि ये मान लो ये एक शेल है, ठीक है, फर्स्ट शेल मान लेते हैं, कौन सा हो गया मतलब कि के शेल, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि के शेल में जो है जो तो कितना इसमें कितना जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, दैट इज 2n2, ठीक है, 2n का स्क्वायर। ओके, ये क्या हो गया हमारा 2, आप यहाँ पे लिखोगे उसके बाद इंटू करोगे n मतलब हो गया जो कौन सा शेल है, नंबर ऑफ शेल। तो यहाँ पे 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही आता है। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, दैट इज 2। तो इसमें कितना रहेगा, इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे इस शेल में, यानी कि जो के शेल है इसके अंदर, वो कितने रहेंगे 2। वहीं अगर हम लोग बात करें जैसे कि हम लोग ले लेते हैं n, ओके, तो क्या रहता है हमारा KLM N मतलब क्या हो गया फोर्थ शेल, है ना। फॉर्मूला क्या था हमारा 2n², तो हम लोग 2 लिखेंगे, हमारा कौन सा शेल है फोर्थ, राइट। तो 4 का आप स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, है ना। तो 16 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 32, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारा अगर आपसे अगर कोई पूछे कि कौन सा हमारा ये शेल था, KLM N था, राइट। तो n में अगर जो पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा, तो वो रहेगा 32। तो आपको अगर किसी भी शेल का अगर निकालना है ऐसे, तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हो। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी आउटर मोस्ट शेल में, मैंने आपको बताया था किसी भी जो शेल रहता है उसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला था 2n²। लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी आउटर मोस्ट शेल में, जो बाहरी वाला जो सेल रहता है उसके अंदर या फिर ऑर्बिट में, वो रहते हैं 8। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। आपको इस बताना कि इनमें से कौन सा, आप ऑप्शंस को अच्छे से देखो उसके बाद बताना कि इनमें से कौन सा जो है
डिक्रीजिंग ऑर्डर को बता रहा है, ओके, रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आपको बताना है कि ये सारे के ये सारे नॉन मेटल्स हैं, तो आपको बताना है कि ये जो है ये इसको आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक जैसे कि बढ़ते से घटते हुए क्रम में आपको बताना है इसकी रिएक्टिविटी के थ्रू। तो इसको भी मैं पहले ना आपको पीरियोडिक टेबल में बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग आएंगे इस क्वेश्चन पे एंड फिर सॉल्व करेंगे। आई नो आपको ऑप्शन दिख जाएगा बट स्टिल पता रहेगा तो अच्छा रहेगा सॉल्व करने में। देखो तो क्या था हमारा, अगर आपने ऑप्शन को अच्छे से देखा हो तो उसमें था हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन था, है ना। तो ये कहाँ पे रहता है, ये रहता है हमारे ग्रुप 17 के अंदर। मैंने बताया था आपको ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोजन बोलते हैं, है ना, अगर आपको याद होगा तो हेलोजन बोलते हैं। तो ग्रुप 17 में क्या क्या हो गया हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। याद रखिएगा ये ऑप्शंस को याद रखिएगा, ठीक है। एंड इसका क्या है हमारा सीक्वेंस भी याद रखिएगा कि कैसे है, बिकॉज रिएक्टिविटी लाइक सीक्वेंस पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग ने देख लिया था कि ये क्या है, 17 हमारे जो ग्रुप है इसके अंदर है। तो क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं कि आपको पता लग जाएगा कि कैसे अरेंज करना है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था हम लोग ने देखा था, फ्लोरीन था हमारा, उसके बाद क्या था क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उसके बाद लास्ट में क्या था आयोडीन। तो उसका सीक्वेंस कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से इसको एक बार पीरियोडिक टेबल को देख लेना। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली एक्स रे आर, ठीक है। एक्स रेज जो होती है वो एक्चुअली में क्या है, क्या ये एक स्लो इलेक्ट्रॉन्स है, हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं एंड स्लो न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे मैं आपको ना वेव्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, दैट इज कि जो वेव रहते हैं वो दो तरह के रहते हैं। एक क्या है, एक मैकेनिकल वेव हो गया एंड दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, ठीक है। तो जो मैकेनिकल वेव रहता है ये ट्रेवल करता है विद द हेल्प ऑफ मीडियम, मतलब इसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, ओके। बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसके एग्जांपल में आ जाएगा, जैसे हमारा अल्फा रेज हो गया, उसके बाद फिर हमारा बीटा रेज हो गया, ठीक है, अल्फा बीटा रेज, देन उसके बाद हमारा साउंड वेव्स, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, हमारा मैकेनिकल वेव्स के अंदर। देन हमारा हो गया, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ये ट्रेवल करती हैं विदाउट मीडियम, इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए, ठीक है। इसे विच ट्रेवल विदाउट मीडियम, ये बिना मीडियम के ट्रेवल करती है। इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे गामा रेज, एक्स रेज, ओके। तो आपको आंसर मिल गया इसका कि एक्स रे क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्स रेज हो गया, यूवी रेज, एक्स रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, देन हमारा विजिबल लाइट हो गया, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सारी क्या होगी, ये सारी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। एग्जाम्पल याद रखिएगा जो मैंने बताया। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया इसके बारे में पूछता है कि फ्रीक्वेंसी में भी अरेंज करने के लिए, लाइक किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किसकी नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा ना रिएक्टिविटी के बेस पे, वैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम लोग देखें तो सबसे पहले आता है हमारा गामा रेज, ओके, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, उसके बाद है एक्स रे, फिर उसके बाद है हमारा यूवी रेज, देन है हमारा विजुअल लाइट, उसके बाद है इंफ्रारेड, फिर है माइक्रोवेव एंड उसके बाद है रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये सारे रहते हैं। तो हमारा जो ये गामा रेज जो है इसका इसका जो वेवलेंथ रहता है वो शॉर्ट रहता है, ये ऐसे रहता है, ऐसे यहाँ धीरे धीरे वेवलेंथ जो बढ़ता रहता है। तो इसका वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ जो रहता है इसका शॉर्ट रहता है, लेकिन जो इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो रहती है गामा रेज की वो सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है। एंड इसका अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी हाई रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, एनर्जी भी ज़्यादा रहता है, लेकिन जो इसका वेवलेंथ रहता है वो शॉर्ट रहता है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ तो रेडियो वेव्स की वही ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट में। तो रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो एकदम कम रहती है, इसका जो एनर्जी रहता है वो भी कम रहता है, लेकिन इसका जो वेवलेंथ होगा, देखो वेवलेंथ यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ था सिर्फ इतना ही डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन जो इसका वेवलेंथ रहता है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। लॉन्ग वेवलेंथ के होते हैं ये सारे। तो अगर आप ऐसे जाओगे ना, लाइक अगर आप गामा रेज से अगर आप रेडियो वेव की तरफ मूव करोगे तो इसमें क्या होगा, इस तरफ अगर आप जाओगे तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ करेगी, एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन वेवलेंथ जो वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ लाइक सबसे कम वेवलेंथ जो रहता है वो इसका रहता है, शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं गामा रेज, एंड सबसे ज़्यादा रहता है रेडियो वेव्स के। एंड फ्रीक्वेंसी ऑपोजिट एकदम अलग हो जाता है, जैसे कि गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो ज़्यादा रहती है, एंड तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, एकदम कम रहती है, लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स रेज का हम लोग ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड जो एक्स रे जो है ये डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, रॉयंटजेन के द्वारा, ठीक है, रॉयंटजेन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। एंड जो एक्स जो रहता है ये स्टैंड करता है किसके लिए, एक्स का मतलब होता है अननोन, ठीक है, एक्स का मतलब होता है अननोन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सो मूविंग ऑन,
तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें रिक्वायर नहीं करती। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने मिस आउट किया, दैट इज़ जो एक्सरे जो होती है वो यूज़ होती है किसके अंदर, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर हमारा अगर कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो हम लोग एक्सरे करवाते हैं, राइट। तो फ्रैक्चर के हम लोग यूज़ करते हैं एक्सरेज। तो एक्सरे में क्या होता है कि अगर हमारा बोन कहीं से भी अगर टूटा हुआ है ना, तो वो रेज जो है वो पेनिट्रेट करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है, वो आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारा बोन से अगर वो टकराएगी तो वो वापस आ जाती है। लेकिन अगर हमारा बोन कहीं से ब्रेक हुआ तो वो आगे चले जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ ब्रेक है, यानी कि हमारा जो बोन है वो टूटा हुआ है, ठीक है, ब्रोकन बोन्स है। तो इससे हम लोग को पता लग जाता है कि हमारा जो बोन है वो टूटा हुआ है एक्सरे की हेल्प से। एक और चीज़ जहाँ पे हमारा जो एक्सरे यूज़ होता है दैट इज़ इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उन लोग को होल का पता कराना है, लाइक मान लो कि कोई पाइप है, ठीक है, तो उस पाइप में अगर आपको पता करना है कि उसमें कोई छोटा सा होल रह गया है कि नहीं, ताकि लीकेज से बच सके, तो उसमें आप एक्सरे को पास करा के आप पता कर सकते हो उसमें होल है कि नहीं, ठीक है। अगर कहीं पे भी होल होगा तो वहाँ से एक्सरे जो वो पास कर जाएगी, एंड जहाँ पे होल नहीं होगा वहाँ से वो वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको पता लग पाएगा, तो फिर आप ताकि रिपेयर कर सकोगे एंड कोई भी जो है लीकेज नहीं हो पाएगा। तो इन सब जगहों पे यूज़ होता है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज व्हेन सोडियम इज एडेड टू वाटर। तो कौन सा गैस जो है रिलीज होता है अगर हम लोग सोडियम को ऐड करते हैं वाटर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हाइड्रोजन, ओके। तो इसका रिएक्शन क्या रहता है, अगर हम लोग सोडियम जो अगर रिएक्ट करता है वाटर में तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी हम लोग आगे कुछ देखने वाले हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एंड फिर उसके साथ क्या, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। तो हाइड्रोजन गैस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन किडनी फेल्स टू फंक्शन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ। जब हमारा जो किडनी है ये खराब हो जाता है तो उसमें किस चीज़ का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन ब्लड, ठीक है। हमारे ब्लड में जो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ओके। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन हमारा। तो केमिकल फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का, वो क्या है। ऑप्शंस को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, उसके बाद बताइएगा, ठीक है, बिकॉज आई नो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। तो केमिकल फॉर्मूला जो है सोडियम कार्बोनेट का वो क्या होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज Na2CO3। ये ऐसे होगा, ठीक है, Na2CO3, ठीक है। क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का इसका कॉमन नेम होता है सोडा ऐश, ठीक है, सोडा ऐश भी बोलते हैं हम लोग इसे। एंड सोडियम से रिलेटेड और भी मैं बहुत सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो सोडियम NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। एंड इसका कॉमन नेम क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है। याद रखिएगा NaCl, ये तो कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं, तो NaCl का क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ओके। NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम हो गया कॉस्टिक सोडा। कॉमन नेम आपको हर एक चीज़ याद रखने की जरूरत है, इसका फॉर्मूला क्या है एंड इसको कौन सा नाम से बुलाते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, सारे नेम्स, ओके। द NaNO3 क्या है, ये है सोडियम नाइट्रेट, इसका कॉमन नेम क्या है, चिली सॉल्ट पीटर, ओके, चिली सॉल्ट पीटर। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो क्वेश्चन इज कि आपको बताना है इनमें से कौन सा स्केलर है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कौन सा है इनमें से, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम या फिर ये सारे स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। आपको इसका सही आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने कोशिश की हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करने की। आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन आप लाइक कर सकते हो। अगर आप वीडियो पे अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के अमंग। एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, आपको इस वीडियो की PDF वहाँ पे मिल जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद एंड यस कीप रिवाइजिंग, ओके।